नमस्कार, दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैं हूं अमित कुमार पालित और आप देख रहे हैं प्रहार। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर ममता बनर्जी ने क्या कहा, बीजेपी ने इस पर पलटवार किस तरह से किया, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, अभिषेक बनर्जी के बाद अब टीएमसी के एक और सांसद पर अटैक हुआ है। हुगली में टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ है। यह हमला हुगली के चंडीतला पुलिस स्टेशन के सामने हुआ है। हमले में सांसद कल्याण बनर्जी घायल हो गए हैं, उनके सिर पर चोट आई है। टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में टीएमसी की चंडीतला पुलिस स्टेशन में एक लेटर देने पहुंचे थे और उससे पहले पुलिस स्टेशन के सामने बहुत ज्यादा तनाव हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए। इस दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हो गई। कहा जा रहा है कि इस हाथापाई में कल्याण बनर्जी के सिर में चोट लगी है। अशांति से बचने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस तैनात कर दी गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चंडीतला हुगली की तस्वीर है और बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी पर जो कल हमला हुआ था, उसी के मद्देनजर कल्याण बनर्जी अपने समर्थकों के साथ थाने गए थे तहरीर देने के लिए, शिकायत देने के लिए। उसी दौरान वहां पर मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए कि उनके साथ झड़प हो गई। जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो लगातार टीएमसी के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें चोर चोर कह के संबोधित किया जा रहा है और हर तरफ टीएमसी के नेताओं को विरोध सहना पड़ रहा है। यहाँ पर आम पब्लिक भी लगातार टीएमसी के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जहां पर भी हो। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि कल्याण बनर्जी गए थे, बताया जा रहा है उनके सिर पर चोट लगी है। हालांकि कल जो अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला हुआ था, सोनारपुर में हुआ था, दक्षिण 24 परगना का इलाका है और उसी इलाके से डायमंड हार्बर से सांसद भी हैं और श्रीरामपुर से कल्याण बनर्जी सांसद हैं और हुगली जिले में ही पड़ता है श्रीरामपुर, और इसी इलाके में वो पहुंचे थे। आप देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी सांसद हैं, वो अपने कार्यकर्ता की मौत के बाद उनके घर गए थे सोनारपुर में, और जहां पर लोगों का विरोध उनको सहना पड़ा, उनके ऊपर अंडे फेंके गए, चप्पल फेंका गया और यहां तक कि उनके ऊपर हाथ भी छोड़ा गया। और उसी दौरान आप देख सकते हैं कि उनको बचाकर उनके साथ जो सिक्योरिटी थी और उनके जो समर्थक थे उसको लेकर आ गए। और आज की तस्वीर आप देख रहे हैं और यहाँ पर कल्याण बनर्जी के ऊपर निशाना साधा गया है और बताया जा रहा है कि जब कल्याण बनर्जी अपने समर्थकों के साथ अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर पुलिस के पास गए थे कंप्लेंट करने के लिए, उस दौरान ये झड़प हो गई। और हमारे साथ संवाददाता ओमकार जुड़ गए हैं। ओमकार, फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं अभी मौजूदा हालात क्या हैं, क्योंकि कल्याण बनर्जी को हम देख रहे थे कि वो सड़क पर लेटे हुए हैं। देखिए, कल्याण बनर्जी आज हुगली जिले के चंडीतला थाने पे पहुंचे थे और थाने पे वो पहुंचते हुए हुगली जिला में तमाम जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसी के विरोध में वो आज थाने पे पहुंचे थे एक लेटर देने के लिए। लेटर देने से पहले ही जैसे कि देखा गया कि बीजेपी के समर्थक उस जगह पे यानी कि थाने के सामने पहुंच गए और कल्याण बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस से सांसद है, उनको देखकर लगातार चोर चोर के स्लोगन लगाते गए। तो उसी बीच दोनों पक्ष में यानी कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक है उनके बीच हाथापाई हो गई और हाथापाई में जैसे कि देखा गया कल्याण बनर्जी को सिर पर चोट आया। तो कल्याण बनर्जी उसी दौरान जमीन पर गिर गए और उसके बाद उनके समर्थक ने उनको उस जगह से हटाया और सड़कों के ऊपर तृणमूल कांग्रेस के जो कर्मी समर्थक थे वो बैठ गए और बैठ पर लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। हालांकि बाद में पुलिस पहुंची मौके पर और पुलिस पहुंचते हुए जितने भी तृणमूल कांग्रेस समर्थक रास्ता को घेर रखा था उन्हें उस जगह से हटा दिया। बीजेपी के समर्थक का कहना है कि कोई हाथापाई में कोई बीजेपी समर्थक कल्याण बनर्जी के ऊपर कोई भी हमला नहीं किया है, वो खुद ही गिर गए हैं और खुद गिरने के बाद ये चोट उनको आया है। तो हालांकि इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है कल्याण बनर्जी का कहना है कि बीजेपी के तरफ से ये हमला किया गया, उनके सिर पर चोट क्या बहुत गंभीर है ओमकार? क्या वो अस्पताल में है या फिर उनको फर्स्ट एड देके छोड़ा गया है? जी देखिए, अभी तक वो अस्पताल नहीं पहुंचे, कुछ ही देर में वो अस्पताल में भी पहुंचेंगे प्राइमरी इलाज के लिए, क्योंकि जैसे कि कल्याण बनर्जी आरोप लगा रहे कि बीजेपी समर्थक द्वारा उन्हें सिर पर चोट लगा है। कुछ ऐसी भारी चीजों से उनके सिर के पीछे वार किया गया है जिस वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। ऐसे ही सांसद कल्याण बनर्जी का आरोप है, वो और कुछ ही देर में अस्पताल में भी पहुंचेंगे और इलाज भी कराएंगे। लेकिन आज जो घटना हुआ, आज सुबह चंडीतला थाना पे जब
जब पहुंच रहे थे उसी दौरान बीजेपी कर्मी समर्थक थाने के बाहर पहुंच गए और लगातार कल्याण बनर्जी को देखते हुए नारेबाजी किया गया। और चलो ओंकार, हम आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में तो ऐसी तस्वीरें आई भी रही हैं और मीडिया में भी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर कोई भी अगर टीएमसी का नेता दिखता है तो उसको चोर चोर कह के संबोधित कर रहे हैं लोग। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन इस बीच टीएमसी सांसदों पर एक के बाद एक हो रहे हमले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। ममता बनर्जी इसके पीछे बीजेपी की साजिश बता रही हैं। इंडिया गठबंधन के नेता भी ममता बनर्जी के समर्थन में बयान दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पब्लिक का गुस्सा है। इन सभी सियासी वार पलटवार के बीच बंगाल पुलिस ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। अभिषेक बनर्जी पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को आज दोपहर नॉर्थ 24 परगना की कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के साथ सोनारपुर यानी दक्षिण 24 परगना में यह घटना हुई थी और वहीं पर ही आज पुलिस इन आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। अब देखिए, उन पर अंडे फेंके गए थे, उनकी शर्ट फाड़ दी गई, उन्हें चोर चोर कह के संबोधित किया गया, खदेड़ दिया गया। अभिषेक के साथ हुई इस घटना के बाद ममता बनर्जी बेहद गुस्से में है। टीएमसी इसके पीछे बीजेपी का हाथ बता रही है। अभिषेक कह रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने इस मामले में शुभेंदु सरकार को घेरा है। ममता का आरोप है कि अभिषेक बनर्जी को वक्त पर इलाज नहीं मिला है। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के ऊपर से दबाव डाला जा रहा है। इतना ही नहीं, गंभीर चोट को हल्का करके दिखाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के आरोपों पर बीजेपी ने क्या कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यह सोनारपुर दक्षिण में अभिषेक बनर्जी चुनाव के बाद हिंसा से पीड़ित अपने टीएमसी कार्यकर्ता से मिलने पहुंचे थे। उसी दौरान उन पर हमला होता है। वहां पर मौजूद जो पब्लिक है उनके ऊपर अंडे फेंकती है। सबसे पहले उन पर अंडे फेंके जाते हैं, उसके बाद बताया जा रहा है उनके पास चप्पल भी फेंके गए। अब कुछ लोगों ने अभिषेक बनर्जी के कपड़े फाड़ दिए और हमले से बचने के लिए उन्हें हेलमेट पहनाया गया ताकि उन्हें सिर पे चोट ना लगे, इसलिए वहां पर उन्हें हेलमेट पहना दिया गया और उनके जो सुरक्षाकर्मी उनके साथ थे और जो कार्यकर्ता थे उन्हें बचाकर मौके से निकाल कर ले गए। और जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त पूरी मीडिया भी वहां पर मौजूद थी अभिषेक बनर्जी के साथ और सब कुछ कैमरे में हुआ। जहां उनके ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं, उनके शर्ट को खींचा जा रहा है, लोग पीछे नारेबाजी कर रहे हैं, चोर चोर कह के संबोधित किया जा रहा है। जहां बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जो हाथापाई की गई है वो कतई सही नहीं है, लोगों को संयम बरतना चाहिए। लेकिन साथ ही पिछले 15 साल में जो लोगों का गुस्सा है वो अब इस तरह से बाहर निकल रहा है। ये आप देख सकते हैं सोनारपुर दक्षिण। और वैसे आपको बता दें कि दक्षिण 24 परगना डायमंड हार्बर वो इलाका है जो टीएमसी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में यानी 2026 के चुनाव में ये पूरा गढ़ ढह गया और सोनारपुर में बीजेपी को जीत भी हासिल हुई है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस इलाके में जो लोगों का गुस्सा था, बताया जा रहा है जो पब्लिक वहां पर है वो गुस्से में है। वो लगातार जैसे ही किसी टीएमसी के नेता को देखती है चोर चोर कह के वो नारेबाजी करने लगते हैं। अब घटना के बाद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता के बेलव्यू हॉस्पिटल में उन्हें ले जाना पड़ा। अस्पताल ने कहा कि मरीज को छाती पर चोट के निशान मिले हैं, इसके अलावा कोई गंभीर शारीरिक चोट नहीं है। मरीज बातचीत कर रहा है और पूरी तरह से होश में है। मरीज को अस्पताल में भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर्स ने कहा। इसके बाद गुस्से में तिलमिलाई ममता बनर्जी पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन के साथ मीडिया के सामने आई और आरोप लगाया कि डॉक्टर्स को धमकी दी जा रही है कि वो अभिषेक को अस्पताल में भर्ती ना करें। इसके बाद ममता बनर्जी अभिषेक को अपने साथ घर लेकर चली गई। घर में भी अभिषेक का इलाज किया जा रहा है। तो अभिषेक बनर्जी को आप देख सकते हैं जिस वक्त उन्हें बेलव्यू हॉस्पिटल लाया गया था। इस बीच ममता बनर्जी का अस्पताल के अंदर का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो साइलेंट जोन में अस्पताल के स्टाफ और सीईओ पर चिल्लाती नजर आ रही हैं और हॉस्पिटल के अंदर ही बवाल मचा है। इस वीडियो को आप देखिए। तो यहां आप ममता बनर्जी को देख सकती हैं और बेलव्यू ये अस्पताल है और काफ़ी जाना माना अस्पताल है और यहाँ पर ममता बनर्जी पहुँची थी क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि अभिषेक बनर्जी बिल्कुल ठीक है, उनको छाती पर चोट के निशान मिले हैं लेकिन कोई अंदरूनी चोट नहीं है और वो बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद ममता बनर्जी भड़क गई और उन्होंने वहाँ पर डॉक्टर्स के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि क्योंकि सत्ता में बीजेपी है इस वजह से आप मेरे भतीजे को एडमिट नहीं कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये तो डॉक्टर तय करेंगे कि किसी को एडमिट करना है कि नहीं करना है। अब इस पूरे मामले पर अभिषेक बनर्जी का कहना है कि उन पर पूर्व नियोजित तरीके से यानी कि पहले से ही साजिश के तहत उनके ऊपर यह हमले किया गया और साथ ही साथ उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी की सरकार पर इस हमले को करने का आरोप लगाया है।
ईटा मारा है, अंडा फेंका है, पत्थरबाजी किया है, ये क्या है जरा बताइए। और जो लोग पास में खड़े हैं, मोहल्ले के लोग, इलाका के लोग, इस गांव में जो लोग रहते हैं, इस पाड़ा में जो लोग रहते हैं, इस वार्ड में जो लोग रहते हैं, सबसे बाहर मिल के देखिए सब किस तरीके से हम लोग से मिला है, किस तरीके से अभी भी प्यार और इज्जत से हमें नमस्कार कर रहा है और हमसे बात करने की कोशिश किया जा रहा है। और जो यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं उनसे जरा जाके पूछिए। हमारे पास सारा वीडियो एविडेंस है। यहाँ पास में कम्युनिटी हॉल है, सुबह 11 बजे से ले आके उस कम्युनिटी हॉल में गुंडों को रखा गया था पत्थरबाजी करने के लिए। ये देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है, देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आंख में 7 सर्जरी हुआ है, मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूं, घूसा मारा है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में, क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। गिर के भी हम लोग उठेंगे, शरीर को आप गिरा दोगे। इरादे मजबूत और बुलंद है, जोश जज्बा जुनून अभी भी है और ये सर झुकने वाला नहीं है, चाहे वो कितना ताकत लगा ले। जो सिक्योरिटी के लोग भी है, जो 2 लोग मेरे साथ तैनात है, तो वो लोग भी अगर अपने ऊपर सुपीरियर्स को बता रहे हैं फिर भी कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो ये साफ है कि ऊपर से चाहता है कि ये जो पूरा घटना घटा ये चलता रहे और इसको बंद करने का कोई प्रयास राज्य सरकार की तरफ से है ही नहीं। ये साफ करता है भाई, ये लोग चाहता है कि यहाँ पे एक मौत हुआ और 2-4 लाश गिरे तब इन लोग को सुकून मिलेगा या कलीजे में ठंडक पहुंचेगा। तो इनको जो करना है करने दीजिए, हमारे पास सब रिकॉर्डेड है, हम कोर्ट में जाएंगे एंड आई विल गो अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू फाइट दिस केस। এত গুন্ডামি, এত গদ্দারি, এমনকি অমানবিকভাবে যদি কেউ হসপিটালে ভর্তি হয় তাহলেও তাকে ট্রিটমেন্ট করা যাবে না। তাদের পরিবারে যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে তখন কি হবে? চিরকাল তো একজন চেয়ারে থাকে না। আমার মনে হয় দিল্লির বিজেপির নেতারাও এত খারাপ নয়। এখানে যা চলছে আর তার মধ্যে সিআইডি দেখাচ্ছে, লজ্জা করে না? একটা মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, আপনারা সবাই দেখেছেন কিভাবে মারা হয়েছে। আর যে পাথরটা ছবি আমাদের কাছে এসছে, যদি ছুটতো আর ওই লোকাল ছেলেরা যদি একটা হেলমেট না দিত ওর মাথায় তাহলে স্পট ডেথ হয়ে যেত। আর সেখানে মজা করছে, চ্যাংড়ামো হচ্ছে। কিসের সিআইডি? পুলিশকে তো ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও পুলিশ কি করে? এবং তারা লোকাল পিপুল নয়, আউটসাইডারদের বাইরে থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছিল। কি জবাব দেবে পুলিশ? হসপিটালকেও ভয় দেখাচ্ছে, ডাক্তারকেও ভয় দেখাচ্ছে, মানুষকেও ভয় দেখাচ্ছে, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে ভয় দেখাচ্ছে। এর উত্তর কিন্তু জনগণই দেবে। আজকের দিনটাই সব নয়। और अभिषेक बनर्जी पर हमले के बाद बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासत भी गर्मा गई है। राहुल गांधी ने इसे बीजेपी के बदले की राजनीति बताई। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी नफरत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती। अब इसके अलावा तेजस्वी यादव से लेकर केजरीवाल और आदित्य ठाकरे ने भी अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर बीजेपी पर हमला किया है। वहीं राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फोन करके अभिषेक बनर्जी के इलाज को लेकर हैदराबाद में अगर वो ट्रांसफर करना चाहते हैं, ये भी कहा है कि उसके लिए वो तैयार हैं। राहुल गांधी ने मेरे को फोन किया था, उन्होंने कहा दीदी कोई ममता जी कोई जरूरत है तो मेरे को बताना, तो मैं उसको हैदराबाद में ले जा सकता है और कोई भी जगह पे। ये राहुल जी मेरे को फोन पे बताया। ऑल द लीडर्स आर टॉकिंग एंड आई हैव सीन अखिलेश यादव, आई हैव सीन द ट्वीट ऑफ इंक्लूडिंग अमर, including other political parties also, Kapil Sibal ji, all Venugopal ji, all they have sent their tweets. अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर टीएमसी से लेकर विपक्षी दल बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी भी विपक्ष को आईना दिखाने का काम कर रही है। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने कहा है कि अभिषेक पर हमला जनता के गुस्से का नतीजा है। अभिषेक के डीजे वाले बयान से जनता भड़की हुई थी। वो तो खुद चोर है, खुद डाकू है, खुद दुष्कृति है, टेररिस्ट है अभिषेक बंदोपाध्याय। उसको ऐसे बात नहीं है, वो अच्छा आदमी है। वो तो सबसे डीजे बजाने के बात कर रहा था,
उसका डीजे नहीं बाजा, उसलिए हम भारतीय जनता पार्टी युवा वर्कर को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसका गोबर जल फेंकना चाहिए था। वो अभिषेक बंदोपाध्याय जो डीजे का बात कर रहा था ना, उसी का फल है। सोनारपुर में डीजे बजाने का फल है, इसमें कोई बीजेपी का रोल नहीं है। अरे भाई उसका कुछ नहीं हुआ है, उसको अच्छा से वॉशरूम जाके वॉश करना चाहिए था और नहीं तो गोबर जल देना चाहिए था। अब टीएमसी के आरोपों पर शुभेंदु सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने भी पलटवार किया है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि अभिषेक पर हमला जनता से जो वादे किए गए थे पूरे नहीं किए गए थे, उसी का रोष है और 15 साल तक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने लोगों पर अत्याचार किया है और उसी का नतीजा है। हमारा सरकार तो पिछला सरकार या उसका पिछला सरकार को जैसा नहीं है कि सर्वभारतीय हमारे अध्यक्ष जी आए, पत्थर मारे और उसका कोई विचार ना हो। देखिए आज कल जो हुआ है वो जनरोष, लोग क्षुब्ध है। 15 साल अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और तृणमूल जो अत्याचार किया और जो नीतिवाचक राजनीति, ध्वंसात्मक राजनीति, आज ये तोड़ना, ये फोड़ना, ये डेड बॉडी लेकर मिचिल करना, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते आए हैं। और आज जब नया सरकार एक ही मकसद, वो है डेवलपमेंट। अब जब उसमें हम लोग उतरे हैं तो ममता बनर्जी अगर आप फिर से हिंसात्मक राजनीति करने का कोशिश करेंगे, अभिषेक बनर्जी अगर आप फिर वो हिंसात्मक राजनीति करने का कोशिश करेंगे तो ये हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। अब जो बात बीजेपी कह रही है वही बात बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं। अभिषेक ने जो बोया है वही काट रहे हैं। बंगाल में जो तहजीब इन लोग के बनाए हैं, ये खुद तहजीब की शिकार बनते जा रहे हैं। ये पहले जो टीएमसी पार्टी करते थे गुंडागर्दी, वो आज बीजेपी पार्टी कर रहे हैं। बात तो एक ही है, जिन्होंने आप कहते हैं ना सपेरे सांप के हाथ में मौत होती है, ये टीएमसी पार्टी के पुराने जो गुंडागर्दी बंगाल में होते हुए हम देखे हैं, उसका ही दौर अभी बंद नहीं हुई, चल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि सारी चीज बंद होना चाहिए। पिछले 15 साल में जो किया है तृणमूल कांग्रेस, जो पाप किया है जनगण के साथ, उसका फल तृणमूल को हर लीडर को भुगतना पड़ेगा। इसी की एक नमूना है आज के अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हुआ है। तो पाप किसी को नहीं छोड़ता है। यही आज का दिन में वो साबित हो गया है फिर से। तो जहां बंगाल में कहा जा रहा है कि जो बोया है अब उसी को ही आपको सजा मिलेगी, यानी कि जो बोया उसी का आपको फल मिल रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार में यह कहा जाता है कि अगर आपने कोई भी क्राइम किया है तो आपको तुरंत उसका इलाज कर दिया जाएगा, तुरंत उसका फल मिल जाएगा। और इसी एक्शन मोड में योगी आदित्यनाथ की पुलिस भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक में अधिकारियों को फटकार लगाई और लखनऊ, गाजियाबाद और दूसरे जिलों में हाल ही में हुए हत्याओं पर नाराजगी व्यक्त की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम की नाराजगी के बाद लखनऊ के विभूति खंड में एसीपी और इंस्पेक्टर को हटा दिया गया है। सीएम योगी की मीटिंग में लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद और नोएडा की कमिश्नर और डीएम मौजूद रहे। इसके अलावा गाजीपुर, जौनपुर, पीलीभीत और बागपत के डीएम और कप्तान भी जुड़े। इन जिलों में पिछले दिनों हत्या की बड़ी सारी वारदातें सामने आई थी। मीटिंग में सीएम योगी ने अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि ढिलाई किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या का संज्ञान लिया और कार्रवाई के निर्देश दिए। दरअसल मुख्यमंत्री लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की दिन दहाड़े हत्या, नोएडा के जेवर में गोपाल शर्मा हत्याकांड, गाजीपुर में होटल कारोबारी की हत्या, वाराणसी में व्यापारी मनीष सिंह की हत्या, जौनपुर में दूल्हे की हत्या, गाजियाबाद में सूर्य चौहान की हत्या और दूसरी वारदातों के बाद बेहद नाराज हैं। उन्होंने अधिकारियों को क्राइम के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। हमारे साथ संवाददाता रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, योगी आदित्यनाथ एकदम क्लियर हैं कि किसी भी तरह से क्राइम को सिर उठाने नहीं दिया जाएगा और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से चेतावनी दे दी गई है प्रशासन के सभी बड़े अधिकारियों को। यूपी में 2027 में विधानसभा का चुनाव है, बहुत टाइम नहीं बचा है। और आप अगर 2017 में देखेंगे कि बीजेपी सरकार
कैसे बनी थी यूपी, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा रोल था। अखिलेश यादव की सरकार पर ये आरोप लगे थे कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है, तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार सत्ता में आई थी और 2017 से लगातार हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे मुख्यमंत्री का खास ध्यान रहता है। अब पिछले दिन आप देखें कि लखनऊ में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हो गई, एक बीजेपी के नेता थे, सिगरेट का कोई विवाद हुआ, उसमें उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह से जो घटनाएं हो रही है लखनऊ और ज़्यादा और ज़िलों में, उससे मुख्यमंत्री नाराज़ हैं। तो कल 8 ज़िलों के जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए मीटिंग हुई थी। मीटिंग में डीजीपी भी थे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, और कड़ा संदेश कि जो भी दोषी है उसको फौरन पकड़ा जाए और ऐसे एक्शन लिए जाए कि इस तरह की घटनाएं ना हो, जिससे एक तरह का कानून व्यवस्था पर कोई सवाल खड़े कर सके चुनाव के टाइम पे। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। जाहिर सी बात है कि जैसा रुचि बता रही हैं कि योगी सरकार की अगर कुछ उपलब्धियों की हम बात करते हैं तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है लॉ एंड ऑर्डर, और उसको लेकर किसी भी लिहाज से कोई भी लापरवाही बरतने को तैयार नहीं है इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब लखनऊ पुलिस का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है। 2 जगह पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। लखनऊ में 2 जगह हुए एनकाउंटर में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। एक एनकाउंटर देर रात कृष्णनगर थाने में हुआ। यहां लूट के आरोपी रोहन और साहिल के पैर में गोली लगी। रोहन पर 20 और साहिल पर 4 मुकदमे दर्ज हैं। दूसरी मुठभेड़ विकासनगर थाने में हुई है। यहां कल एक लड़की से छेड़खानी हुई थी, जिसका आरोपी सनी यादव पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हुआ है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा भी बरामद किया है। लखनऊ में कृष्णानगर टू विकासनगर पुलिस के एक्शन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ पुलिस का मैसेज साफ है कि अगर कोई भी अपराध करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। देश भर में बुलडोजर टॉप गियर पे चल रहा है। दिल्ली से लेकर काशी तक बुलडोजर प्रहार जारी है। दिल्ली में शालीमार गांव में अवैध तरीके से बने 150 मकान को गिराने की कार्रवाई आज सुबह ही शुरू हो गई है। फरीदाबाद में मस्जिद चौक इलाके में अतिक्रमण पर एक्शन हुआ, वहां साफ किया जा रहा है। अवैध तरीके से बने मस्जिद पर बुलडोजर चला है। एक मंदिर को भी हटाने की कार्रवाई की गई है। अब वाराणसी के दाल मंडी में आज फिर से बुलडोजर गरज रहा है। कल मुनादी के बाद आज कार्रवाई के लिए फोर्स तैनात कर दिया गया है और ऐसे में दिल्ली से काशी तक बुलडोजर प्रहार ताबड़तोड़ देखने को मिला है। राजधानी दिल्ली में आज सबसे बड़ी डेमोलिशन ड्राइव की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के शालीमार गांव इलाके में बुलडोजर चल रहा है। करीब 150 घरों को गिराने की निर्देश आए हैं। सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए कई सालों से ये मकान अब हटाए जाएंगे। 4 से 5 मंजिला पक्की बिल्डिंग बना ली गई थी, लेकिन अब लोगों का ये सालों पुराना घर जमींदोज हो रहा है। कई परिवार सदमे में हैं। अपना आशियाना टूटते देखकर लोग रो भी रहे हैं। दिल्ली में इस वक्त सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई टॉप गियर पे चल रही है। सुबह 4 बजे से फोर्स और दूसरे दस्तों के साथ इस इलाके में अधिकारी पहुंचे थे। 6 बजे तक पूरे इलाके को सील कर किया और बुलडोजर एक्शन इसके बाद शुरू हुआ। करीब 30 मीटर चौड़ी सड़क करने के टारगेट से ये कार्रवाई हो रही है। पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान इलाके में तैनात हैं। सड़क चौड़ीकरण के लिए ये ड्राइव चलाया जा रहा है। काफी पुराने और बहुमंजिला मकान भी यहां पर बने हुए थे। ये सड़क आउटर रिंग रोड से आजादपुर मंडी की तरफ जाती है। सड़क को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से आजादपुर मंडी को डायरेक्ट कनेक्ट किया जा रहा है। 30 मई तक इन मकानों को खाली करने की डेडलाइन थी और कुछ लोगों ने पहले ही अपने घरों को खाली कर लिया था और सामान भी निकाल लिया था, लेकिन अभी भी कई घरों में लोग अपने सामान को छोड़कर गए हैं, जिन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में आज दिल्ली सरकार का बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर की कार्रवाई लगभग 150 से ज्यादा मकानों पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि सड़क का चौड़ीकरण होना है, जिसको लेकर ये बुलडोजर की कार्रवाई आज सुबह से शुरू की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक साथ कई बुलडोजर लगाए गए हैं और लगातार जो अवैध निर्माण किए गए थे उन सभी मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि ये जो जिस जमीन पे अवैध कब्जा किया गया है, ये जमीन 1980 में सरकार के द्वारा एक्वायर की गई थी और एक्वायर के दौरान जो जमीन के असली मालिक थे उन सभी लोगों को मुआवजा भी दिया गया था। उस समय के तय मुआवजा लोगों के खाते में ट्रांसफर किए गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने उस समय भी मुआवजा नहीं लिया था। उनकी राशि आज भी सरकार के खाते में जमा बताई जा रही है। लेकिन जब ये नोटिफिकेशन की कार्रवाई शुरू की गई सरकार के द्वारा, तो लोग यहाँ जो लोग निवास कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपना घर बनाया हुआ है, सभी लोग ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, जहाँ से इनकी
याचिका खारिज कर दी गई थी। उसके बाद प्रशासन के पास भी लोग अपनी अर्जी लेकर पहुंचे थे, जिसमें से 176 लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई थी। उन शिकायतों का निस्तारण करते हुए प्रशासन की तरफ से यह दावा किया गया कि ये जो ज़मीन है वो सरकार की ज़मीन है, जिस पे लोगों ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। फिलहाल तमाम जद्दोजहद के बीच आज ये बुलडोजर का एक्शन शुरू हो गया है और बुलडोजर की कार्रवाई से प्रभावित लोगों के लिए तत्काल सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि उनके खाते में 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही जो लोग आज बेघर हो रहे हैं उनके रहने का इंतज़ाम भी सरकार करने का दावा कर रही है। लेकिन जिनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है वो तस्वीरें आपको दिखा दे एक बार फिर कि किस तरीके से एक एक करके घरों को तोड़ा जा रहा है। चूँकि लंबे समय से लोग 2 दशक से ज़्यादा से समय से यहाँ पर लोग निवास कर रहे हैं, अपने घर बनाकर लोग रह रहे थे। लेकिन आज चूँकि ये सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है, जैसा कि बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि सड़क 30 मीटर चौड़ीकरण होनी है, जिसको लेकर ये बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। अब देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई तो शुरू हो चुकी, लेकिन इससे पहले जो यहां लोग रह रहे थे उन्होंने कोशिश की थी कोर्ट जाकर कि किसी तरह से इस पर रोक लगा दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, ये टारगेट रखा गया है। 30 मई तक इसे घर को यहां पर लोगों को घर खाली करना था। 150 यहां पर ऐसे मकान हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिन्हें अवैध माना गया है, जिन्हें तोड़ा जाना है। अब 6000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं जो इस इलाके में रहते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद नोटिस जारी हुआ था, उसके बाद फिर आखिरकार यहां पर यह डेमोलिशन ड्राइव की शुरुआत हुई है, जिसमें इस वक्त करीब 6000 परिवार प्रभावित हो रहे हैं और करीब 150 मकान यहां पर इस वक्त तोड़े जाएंगे। शालीमार बाग में बुलडोजर की जो कार्रवाई हो रही है, इस दौरान भारी सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्स की ओर से यहां पर तैनाती हुई है। इसके अलावा स्थानीय पुलिस भी है। कैट्स एम्बुलेंस की तैनाती कर दी गई है और कई मशीनें यहां पर आप देख सकते हैं। कुछ अर्थ मूवर है, कुछ यहां पर एक्सकेवेटर्स हैं, कुछ यहां पर जेसीबी मशीनें हैं जो अलग अलग तरीके से इन इमारतों को यहां पर नीचे गिराती हुई नजर आ रही हैं। इलाके को छावनी में इसलिए तब्दील किया गया कि अगर कोई उपद्रव करने के लिए आए तो ऐसा ना कर सके। शालीमार बाग में सुरक्षा बलों की तैनाती इसी वजह से की गई है। प्रभावित परिवार पिछले कई दिनों से अपना सामान हटाते हुए, घर को खाली करते हुए भी नजर आए हैं। कल खुद ही लोग हथौड़ा लेकर कुछ अपने जो उनके एक्सटेंशंस हैं जो टूट सकते हैं उसको तोड़ना शुरू कर दिया था। तो जिस इलाके में बुलडोजर चल रहा है वहां सीएम रेखा गुप्ता का इलाका माना जाता है। लोगों में नाराजगी है और बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई से लोग नाराज हैं। 6 महीने पहले ये पूरा मामला शुरू हुआ। पिछले 2 महीने में स्थानीय लोगों ने कानूनी लड़ाई भी लड़ी, लेकिन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। ऐसे में अब लोग निराश हैं, रो रहे हैं, अपनी आंखों के सामने अपना घर टूटते हुए देख रहे हैं। शालीमार बाग इलाके में जिन लोगों के घरों पे बुलडोजर चल रहा है वो सभी लोग इस वक्त बेबस है, लाचार है और अपनी बात भी किसी से नहीं कह पा रहे हैं। इन सभी लोगों का ये कहना है कि हमने सभी लड़ाइयाँ लड़ी और अपनी गाढ़ी कमाई से मकान बनाया, लेकिन आज उस पर बुलडोजर चल रहा है। मैडम, आपका यही मकान था? हाँ जी, हमारा यही था। कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? जी, दादा परदादा के ज़माने से ही रह रहे हैं। और क्या बोलूं, यही है, उन्होंने ही लिया था, उन्होंने ही बनाया मकान। अब हमने जैसी रोड बना तो 2 साल पहले हमने उसको बनवाया 5 मंजिला। अब सारा ही टूट रहा है, अब कहाँ जाएंगे? अब समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएंगे, अभी तो रोड पे ही बैठे। चलिए, आंसू तो ये बताते हैं कि किस तरह से लोगों ने अपने आशियाने को अपने सामने टूटते हुए देखा है। और सीधा चलते हमारे संवाददाता संजय शाह के पास जो इस वक्त मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि फिलहाल किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ी है। संजय, अगर आप हमें दिखा पाए कि कितने ऐसे मकान हैं जिन्हें तोड़ लिया गया और कितने मकान बचे हैं, क्योंकि जो आंकड़ा है वो 150 का है। जी बिल्कुल अमित, इस रोड पे 150 के करीब मकान तोड़े जाने हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है। यानी कि जो रोड की चौड़ाई है उससे 10 मीटर के अंदर तक जितने भी मकान उस दायरे में आ रहे हैं उनको चिन्हित करके तोड़ने की कार्रवाई आज सुबह 6 बजे शुरू कर दी गई है और ज़्यादातर काम निपटाया जा चुका है। अगर मैं यहाँ से दिखा पाऊँ, चूँकि काफ़ी दूरी पर हम लोग यहाँ पर मौजूद है, आगे से की वजह से आगे जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि 20 से ज़्यादा बुलडोजर लगाए गए हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आज शाम तक ज़्यादातर काम को निपटा दिया जाएगा, यानी कि जो लैंड है उसको कब्जे में ले लिया जाएगा और कुछ अगर हिस्सा बचता है तो उसके लिए भी कल की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। टारगेट है कि किसी भी तरीके से जिला प्रशासन इस जो एक्वायर ज़मीन
है 10 मीटर की, जो कि सड़क के चौड़ीकरण किया जाना है, उस जमीन को अपने कब्जे में लेकर डीडीए को हैंडओवर किया जाएगा और फिर डीडीए के द्वारा उस जमीन को पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर किया जाएगा ताकि इस सड़क का निर्माण किया जा सके। प्रशासन का दावा है कि ये मास्टर प्लान के अनुसार ये सड़क का चौड़ीकरण होना है और ये जमीन जिस पे लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है ये सरकारी जमीन है और इसकी लड़ाई लोगों ने लड़ी है, लेकिन हर जगह से हारने के बाद बाकायदा कोर्ट ने ऑर्डर किया है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद आज ये कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। जी संजय, लेकिन हर बार यही कहानी निकलकर सामने आती है, जब अवैध मकानों को गिराया जाता है तो जब ये बनते हैं तब इनको क्यों बनने दिया जाता है, और उस वक्त हर कोई यही पूछता है कि जब मकान बन रहा था तब किसी ने नहीं रोका, और आज अचानक कहीं से ये दस्तावेज आ जाते हैं जो बताते हैं कि उनके ये आशियाने अवैध बने हुए हैं। बहरहाल दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी बुलडोजर गरजा है। मस्जिद चौक इलाके में कई अवैध निर्माणों को गिरा दिया गया है। मस्जिद के साथ एक मंदिर को भी हटाया गया है। मस्जिद के आसपास जितने घर थे उन पर भी बुलडोजर चलाया गया है। तो ये फरीदाबाद की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर भी सड़क चौड़ीकरण और साथ ही साथ रोड को चौड़ा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर नया मेट्रो ट्रैक तैयार होगा और रैपिड रेल यहाँ से चला करेगी। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होने हैं, जिसके वजह से ये जो इलाके हैं ये अवैध बताए जा रहे हैं। ये अवैध इलाके बसे हैं जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनाया गया था, जिन्हें हटाने का काम चल रहा है। अब वाराणसी का हम जिक्र करते हैं। वाराणसी में भी दाल मंडी में बुलडोजर गरज रहे हैं। यहाँ पर सड़क को चौड़ा किया जा रहा है और पिछले काफी समय से यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। इसी कड़ी में आज से फिर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है और जहां तक बुलडोजर काम कर सकता है किया जा रहा है, लेकिन जहां जहां पर आप देख सकते कि नहीं हो सकता है वहां पर इस तरह से जो मजदूर हैं वो हथौड़ा लेकर यहाँ पर तोड़ रहे हैं मकानों को और धीरे धीरे ये जो आप ये संकरी सी गली देख रहे हैं इसको चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। सुबह से ही भारी तादाद में फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है क्योंकि काफ़ी विरोध भी हुआ था, लेकिन धीरे ही सही, लेकिन ये काम आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अब इस इलाके में आप देख सकते हैं कि कई सारे ऐसे मकान यहाँ पर चिन्हित किए गए हैं जिन्हें तोड़ा जाना है और ये उस रोड के साथ बने हुए हैं जिसका इस वक्त चौड़ीकरण का काम शुरू होगा ताकि यहाँ से ट्रैफिक की आवाजाही सुचारू रूप से हो सके। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कुछ हिस्से जो मकान के जो पूरी तरह से नहीं गिराए जाने हैं तो वहाँ पर मशीन नहीं लगाए गए हैं, वहाँ पर मजदूर यहाँ पर लगाए गए जो हथौड़े के जरिए उन कह सकते उस हिस्से को मकान के तोड़ रहे हैं जो सड़क के साथ आ रहे हैं। अब खबर हम बात करेंगे उस आईएसआई के साजिश की जिसका पर्दाफाश दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है और एक बड़े टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया है। 9 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन आतंकियों के तार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ी हुई है और मुंबई के अंडरवर्ल्ड से भी इनके तार जुड़े हैं। ये दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई प्रमुख शहरों में आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। इन आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। ये आतंकी केवल आईएसआई के इशारे पर साजिश नहीं रच रहे थे, शहजाद भट्टी गैंग और मुन्ना झिगरा के भी संपर्क में थे। जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि इन्हें दिल्ली में महत्वपूर्ण सरकारी और राजनीतिक प्रतिष्ठानों के साथ साथ सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो कैसा टेरर मॉड्यूल जो गैंगस्टर्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करके भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में था। अब आईएसआई की ओर से हो सकता है कि अब एक नया आप कह सकते हैं कि हथकंडा अपनाया गया है, या फिर इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि पहले किस तरह से मुंबई के गैंग का इस्तेमाल किया गया था मुंबई में धमाकों के लिए, अब उसी मॉडल को अपनाते हुए देश के अलग अलग हिस्सों में गैंगस्टर्स के नेटवर्क के जरिए आईएसआई अपने मॉड्यूल्स को तैयार करने में जुटी हुई, जिसका पर्दाफाश हुआ है। अब जांच के दौरान आरोपियों के पास से 4 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए हैं, अब जिन्हें बाद में एनएसजी की ओर से सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज भी कर दिया गया। अब इसके अलावा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने 25 जिंदा कारतूस, 2 कॉपी की हुई ग्लॉक पिस्टल जो पाकिस्तान में बनाया जाता है, हथियारों की खेप ड्रोन के जरिए भारत भेजी गई थी और इसका इस्तेमाल होना था आतंकवादी गतिविधि के लिए। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलग अलग इलाकों में जैसे मुंबई से लेकर पुणे तक छापेमारी की थी। इसके अलावा दिल्ली, इन इलाकों में छापेमारी करके इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया और गिरफ्तारी भी की है। अब दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने यह गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल से की है। आईएसआई की इस साजिश में गैंगस्टर्स से हैंडलर बने शहजाद भट्टी भी शामिल था। इन आतंकियों के निशाने पर दिल्ली के अलावा मुंबई, पंजाब और चंडीगढ़ जैसे जगह थी। मुंबई में इनका टारगेट रेलवे स्टेशन, पार्क और पुल थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि इन सभी की भूमिका अलग अलग थी। कोई भर्ती का काम कर रहा था, कोई हमले की तैयारी में जुटा हुआ था, कोई हथियार लेकर दिल्ली पहुंच रहा था, तो कोई
फंडिंग और ठिकाने का इंतजाम कर रहा था। जांच में सामने आया है कि सभी आरोपी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे और इन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थीं। अब गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकियों में विजय उर्फ शूट यूपी का है, जबकि नीतीश पासवान झारखंड का है। तौकीर रिजवान अहमद शेख और साजिद महबूब शेख महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। हरविंदर सिंह, गगनदीप सिंह और मंजीत सिंह पंजाब के निवासी हैं, जबकि नेपाल का एक नागरिक आंग कामी लामा भी इस साजिश में शामिल था। तो पूरे नेटवर्क की जांच की शुरुआत मिर्जापुर निवासी विजय उर्फ शूटर से हुई थी। स्पेशल सेल को जानकारी मिली थी कि विजय लगातार पाकिस्तान और दुबई में बैठे शहजाद भट्टी नेटवर्क के संपर्क में है। फिर उसने पुणे से 14 मई को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद झारखंड के साहिबगंज से 17 मई को नीतीश पासवान को पकड़ा गया। पता चला कि शहजाद भट्टी से जुड़े जो दिल्ली समेत कई शहरों में साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगे थे। अब इसके बाद महाराष्ट्र में 2 आतंकियों को पकड़ा गया। फिर पंजाब के 3 आरोपियों को दिल्ली में छतरपुर के पास पुलिस ने दबोचा। उनके पास से ही ये हथियार, ग्रेनेड बरामद हुए हैं जो पाकिस्तानी हैं। इनके पूछताछ के बाद मुन्ना झिंगड़ा के बारे में पता चला कि जिसने पहले छोटा राजन पर हमला किया था। फिर जांच एजेंसियां नेपाली नागरिक तक पहुंची जो मुन्ना झिंगड़ा के कहने पर ही इन्हें आर्थिक रूप से मदद कर रहा था। एक पाक ISI बैक्ड गैंगस्टर लेड मॉड्यूल था, जिसमें पहले हमने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, एक को पुणे से, एक को झारखंड से। उनकी पूछताछ से पता चला कि मुंबई में और दिल्ली में कुछ अटैक्स के लिए टीम्स बन रही हैं, जिसके लिए कुछ हैंडलर्स हैं। तो मुंबई के कुछ 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने ये बताया कि मुंबई और दिल्ली में कुछ लड़कों को इकट्ठा करके दिल्ली और मुंबई के कुछ इलाकों की जो रेकी की गई थी, जिसमें रेलवे स्टेशन, मुंबई के कुछ पार्क्स, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस की वीडियो लिए गए थे। तो उन 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया मुंबई से। वहां से ये पता चला कि दिल्ली में एक पंजाब बेस्ड टीम पहुंच चुकी है। तो उस टीम को कल इंटरसेप्ट किया गया। उनसे 4 हैंड ग्रेनेड रात को करीब 1:30-2 बजे हमने बरामद किए, 2 वेपन्स और 25 कार्ट्रिजेस। ये सारे पाक बेस्ड थे और इनकी पूछताछ से ये समझ में आया कि पाकिस्तान बेस्ड कुछ हैंडलर्स हैं जो कि इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। दिल्ली में जहां एक तरफ क्राइम कंट्रोल के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी तरफ मौसम भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। यूपी के 56 जिलों के लिए मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। यूपी में नौतपा के बीच पिछले 2 दिनों से आंधी तूफान और बारिश से मौसम बदल गया है। आंधी तूफान और बिजली गिरने से प्रदेश में 31 लोगों की जान भी गई है। इनमें सबसे ज्यादा 15 मौतें बुंदेलखंड में हुई है और आज भी वहां कई जिलों में बारिश का अलर्ट और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान और बिहार में आंधी तूफान का तांडव दिखाई दिया है। राजस्थान में बीकानेर, जयपुर समेत कई जिलों में बवंडर आया। बिहार में प्राकृतिक आपदा से 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मौसम विभाग ने आज के लिए 10 राज्यों में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, NCR, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, ओडिशा और पंजाब में आज आंधी और बारिश का अलर्ट है। और बीकानेर की हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, जहां कल 3 बजे रात जैसा माहौल बन गया। सड़क पर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि इस आंधी और तूफान में तेज हवाएं चल रही थी और साथ ही रेत का जो गुबार उठा था उसने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया और दिन में ही अंधेरा छा गया, जिसके बाद लोगों को लाइट जला के गाड़ियां तक चलानी पड़ी थी। और आप देखिए किस तरह से ये धूल का गुबार धीरे 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 पूरे शहर के ऊपर छा गया। और तेज आंधी तूफान के इस मौसम में आए बदलाव के चलते नुकसान भी काफी हुआ है। और किस तरह से दिन में अंधेरा छाता है उसकी एक तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं बीकानेर की। कल यहाँ तूफान आया था। अब श्री गंगानगर की तस्वीर भी दिखाते हैं, लगभग इसी तरह की तस्वीर आएगी। अब श्री गंगानगर में आप देख सकते हैं कि जो दुकानें हैं सब बंद कर दी गई थी तेज आंधी तूफान की वजह से। पहले से अलर्ट जारी किया गया था कि इस इलाके में आंधी और तूफान आ सकती है। करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चली हैं और बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी से ज़रूर राहत मिली। 20 मीटर से के आगे भी लोग देख नहीं पा रहे थे, इतना ज़्यादा यहाँ पर धूल मिट्टी का गुबार देखने को मिला था। और जाहिर सी बात है कि बीकानेर का जो इलाका है, चूरू का जो इलाका है, बिल्कुल थार रेगिस्तान के साथ लगा हुआ है। तो इन इलाकों में जब धूल का गुबार आता है तो मौसम अचानक बदलता है और दिन में अंधेरा छा जाता है। अब आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं। अब दिल्ली में भी जो आंधी तूफान के चलते पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर एक कार पर पेड़ गिर गया।
हादसे के वक्त कार में ड्राइवर समेत 4 लोग सवार थे, लेकिन अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई और बाल सभी बच गए। अब दिल्ली में मौसम बदला है, लोगों को गर्मी से आराम तो मिलता है, लेकिन उसका खामियाजा भी आम लोगों को भुगतना पड़ता है। अब आपको मौसम विभाग की ओर से जारी की गई एक और अलर्ट के बारे में बताते हैं, वो मुंबई को लेकर है। अगले 15 घंटे के अंदर 10 राज्यों में आंधी तूफान आने वाली है, तो उसमें एक महाराष्ट्र भी है। मुंबई में आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है और बारिश के चलते इसका असर ट्रैफिक पर भी पड़ता है। और मुंबई में आप जानते हैं कि जैसे ही वाटर लॉगिंग होती है, लंबी ट्रैफिक जाम में लोगों को फंस जाने के लिए परेशानी होती है। और यहाँ पर मुंबई में बारिश हो रही है, मौसम खुशनुमा हो गया है। सुबह से बारिश की वजह से लोग गर्मी से राहत मिली है, उमस से राहत मिली है, लेकिन देखिए कि अभी से पानी भरना शुरू हुआ है। तो शाम होते होते अगर ये पानी नहीं उतरा तो आप समझिए कि आज भले ही संडे है, रविवार का दिन है, छुट्टियाँ हैं, स्कूल बंद है, ऑफिसेज बंद है, लेकिन कल जब सुबह लोग निकलेंगे तो उन्हें वाटर लॉगिंग की समस्या से जूझना पड़ेगा अगर ये पानी नहीं उतरता है और लगातार बारिश होती रहती है। अब महाराष्ट्र में जहरीली शराब के मौत के बाद प्रशासन भी अलर्ट है। पुणे में जहरीली शराब के कई अवैध भट्टियों को बुलडोजर से ढा दिया गया। पुलिस और आबकारी विभाग के ज्वाइंट ऑपरेशन में अब तक कई अवैध शराब के अड्डों को ध्वस्त किया गया है। प्रशासन का पूरा अमला इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है और लगातार छापेमारी हो रही है। और जिस इलाके में जहरीली शराब की भट्टी के बारे में पता है, कारोबार के बारे में पता है, वहां पर इस वक्त बुलडोजर पहुंच रहे हैं और वहां पर मौजूद कोई भी स्ट्रक्चर है और कोई भी भट्टी है जहां पर बनाया जाता है जहरीली शराब या नकली शराब, उसको तोड़ा जा रहा है। तो ये अलग अलग 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन की ओर से इस वक्त ये कार्रवाई की जा रही है। और सारी कार्रवाई तब शुरू हुई जब पुणे समेत पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में 15 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फटकार लगाई और वहां पर मौजूद पुलिस अधिकारी और प्रशासन के लोगों को चेतावनी दी कि तुरंत एक्शन लिया जाए, इस पर वो लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जहरीली शराब से मौत के बाद प्रशासन एक्शन में है। इंडिया टीवी की टीम लगातार ग्राउंड पर मौजूद है और लगातार इसकी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन अलग अलग इलाकों में जाकर इस वक्त इस कार्रवाई को कर रहा है। हमारी टीम भी एक ऐसे ही जगह पर पहुंची जहां पर फोर्स को लगाकर जंगल में मौजूद एक शराब की भट्टी को तबाह कर दिया गया। पिंपरी चिंचवड़ के एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक ऐसी ही जगह पर पिंपरी चिंचवड़ के ही एक इलाके में जो है एक रेड कंडक्ट की और रेड कंडक्ट कर इस भट्टी को ध्वस्त करने का काम किया है। इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है। पिंपरी चिंचवड़ एक्साइज डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अधिकारियों ने बताया कि उन्हें एक सूचना मिली थी कि इस पिंपरी चिंचवड़ के इस पूरे इलाके में, जो कि एक रूरल पार्ट में आता है, और हम लगभग आप माने तो बाहर का जो हिस्सा है, आप पहाड़ी हिस्सा पूरी तरीके से देख सकते हैं, यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर आपको पैदल चलकर पहले तो अंदर आना पड़ेगा, गाड़ी आप बाहर रखेंगे। और ये जो हिस्सा है आप देखिए, यहाँ पर हर वो सामग्री जो अवैध शराब बनाने के लिए, मिथेनॉल मिलाने के लिए ज़रूरी है, वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। नदी या एक झील नुमा हिस्सा भी यहाँ पर आपको नजर आएगा, जहाँ से गंदे पानी की खेप बड़ी ही आसानी से भट्टी चलाने वाले लोगों को मिल जाती थी। अब ये जो भट्टी है, ये काम कैसे करती है, ऑपरेट कैसे करती है? तो अमूमन एथेनॉल और मिथेनॉल को लेकर लोगों के मन में ये शंका होती है कि ये 2 अलग अलग केमिकल्स हैं, अलग अलग द्रव्य हैं, और शराब में किसका उपयोग होता है? तो एथेनॉल नामक जो द्रव्य है, ये अमूमन बियर या फिर विस्की या वाइन, इन सारी चीज़ों में उसकी मात्रा होती है। लेकिन मिथेनॉल जो है वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए आने वाला एक केमिकल है, और इस केमिकल को एक अल्कोहल का ही एक प्रारूप है, और जब इसे अवैध शराब में या फिर जो भट्टियां होती हैं, जब उनमें इन्हें मिश्रित किया जाता है तो नशा जो है वो दुगना हो जाता है। यही कारण है कि ये देखिए, ये जो आप बोरी देख रहे हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट। ये भी एक द्रव्य है जो इसे बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल केमिकल ही एक तरीके से कहिए, इसे उपयोग में लाया जाता है। देखिए, ये लोखंड का ये पूरा स्टोरेज टैंक है, और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ अगर हम जूम करके आपको दिखाएं, केमिकल पार्टिकल्स और नकली शराब जो इसमें बनाई गई थी, जिसे एक्साइज डिपार्टमेंट ने सीज किया है, उसकी पूरी खेप आपको, उसका एक जो केमिकल का पूरा द्रव्य का जो हिस्सा है वो आपको अंदर नजर आ जाएगा। जब कोई भी शख्स इस तरह की शराब को कंज्यूम करेगा तो उसकी क्या हालत होगी, उसके बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आप इन विजुअल्स को देखकर समझ सकते हैं। और इसी तरह के कई टैंक्स इन इलाकों में बने हुए हैं, स्टोरेज टैंक बने हुए हैं। इस टैंक का ये एक पार्ट आपने देखा। इस तरह की न जाने कितनी ही भट्टियां पूरे महाराष्ट्र में एक्टिव थीं, जिन्हें अब ध्वस्त करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है।
और जहरीली शराब से अब तक 21 लोगों की जान जा चुकी है पूरे महाराष्ट्र में। कोल्हापुर में पुलिस अलर्ट मोड पर है। जहरीली शराब बनाने वाली 2 भट्टियों पर पुलिस ने छापेमारी की। लाखों का कच्चा माल और ड्रम बर्तन उसे नष्ट कर दिया। तो तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से इस वक्त नागपुर में भी कार्रवाई चल रही है। वहां पर भी मौजूद इस तरह की अवैध शराब की भट्टियों को यहां पर गिराया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है।